हेलो मेरी क्रैक जुडिशरी की फैमिली। कल हमने छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट स्टार्ट किया था और हमने स्टार्टिंग के कुछ इंट्रोडक्शंस देखे थे, कैसे सेक्शंस को याद किया जाता है वो समझा था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि जो हमारा डेफिनेशन पोर्शन है सेक्शन 2, उसमें कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं और फर्दर हम कुछ सेक्शंस पढ़ेंगे। ये आपका सेकेंड पार्ट होगा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने अपने ही चैनल पे एक अलग से छत्तीसगढ़ के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लीज़ उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो डेफिनीशन है सेक्शन 2 की, उस डेफिनीशन में टोटल 14 डेफिनीशंस दिए गए हैं और ये 14 की 14 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसमें से आपका पूछा ही जाता है कि क्लॉज 8 में क्या है, क्लॉज 14 में क्या है, लैंडलॉर्ड कौन से क्लॉज में दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, ये सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। 1-2 बात करता है हमारा एकोमोडेशन एंड एग्रीमेंट का। सेक्शन 2 क्लॉज 1 है हमारा एकोमोडेशन, क्लॉज 2 है हमारा एग्रीमेंट। सेक्शन 3 बात करता है क्लॉज 3 बात करता है डिस्ट्रिक्ट, क्लॉज 4 बात करता है हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कोई भी एकोमोडेशन होगा उसकी हम पहले एग्रीमेंट करेंगे। कहाँ एग्रीमेंट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट में एग्रीमेंट करेंगे। फिर लैंडलॉर्ड एग्रीमेंट करने के बाद वो भी डिस्ट्रिक्ट में हम पहले देख लेंगे कोई हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, तो वो कहाँ आएगा? 4। अब देखो इसको 4 को अगर याद नहीं होगा तो कैसे याद कर सकते हैं कि 4 में हमेशा ABCD में 4 में हमेशा D आता है, तो ये है डिफ़ॉल्टर। कहाँ आया? 4 में। अब आएगा लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड हमारा 5 में है, 5 में लैंडलॉर्ड है एंड 14 में टेनेंट है। मतलब 5 में हमने क्या किया? लैंडलॉर्ड, और 14 में हमने क्या किया? टेनेंट। अब कैसे याद करेंगे? पहले 4 आता है, ऐसे कर लो, फिर 5 आता है, तो हम लोग टेनेंट को पहले हम प्रायोरिटी देंगे, जो किराएदार होगा उसको पहले प्रायोरिटी देंगे, बाद में हम लैंडलॉर्ड को लेके आएंगे। ठीक है। 6 है आपका म्यूनिसिपल एरिया। लैंडलॉर्ड कहाँ होगा? म्यूनिसिपल एरिया में होगा। अब 7 और 8 में क्या है? एक्ट से रिलेटेड है। 7 बोल रहे हैं नोटिफिकेशन। देखो M के बाद हमेशा N आता है, तो M के बाद N आया तो नोटिफिकेशन, N के बाद O आया तो ओल्ड एक्ट। अब इसमें क्या है? ओल्ड एक्ट और रिपील्ड एक्ट, 2 एक्ट की बात की गई है इस डेफिनेशन में। तो ओल्ड एक्ट है आपका क्लॉज 8, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961। वही रिपील्ड एक्ट आपका है 12। तो 8 + 4 कर दोगे तो 12 हो जाएगा। तो 8 में है आपका ओल्ड एक्ट, 12 में है आपका रिपील्ड एक्ट। ठीक है। अब आ जाते हैं 9, 10, 11, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 में रेंट, 10 में रेंट कंट्रोलर, 11 में रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल। हमें रेंट चाहिए, अब उसमें कोई डिस्प्यूट हुआ तो रेंट कंट्रोलर। अब रेंट कंट्रोलर के पास हमें समझ नहीं आया तो हम रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास चले गए। 12 हमने बता दिया। अब है 13। 13 आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्लॉज है। ये बात करता है सोशल न्यूसेंस के बारे में। 13 कहाँ दिया है? सोशल न्यूसेंस। ठीक है। 13 में क्या है? सोशल न्यूसेंस। वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल में, इसलिए मैंने बोला कि जो इसमें 4 शेड्यूल्स दिए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही पार्ट में, इस वीडियो के पहले ही पार्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि शेड्यूल्स में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 1 से। अब सेक्शन 1 क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में क्या होगा? छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। एक्सटेंट क्या है? फर्स्ट इंस्टेंट में ये उन म्यूनिसिपल एरियाज़ पे अप्लाई करेगा जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं स्टेट में, और बाद में अदर म्यूनिसिपल एरियाज़ में अप्लाई होगा या उन एरियाज़ में जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एक्सटेंट in first instance to such municipal areas which are comprising of district headquarters in state, and later on other municipal areas or any areas state government notify। फोर्स में कब आया था? 6 नवंबर 2012। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्स में कब आया था? 6 नवंबर 2012। अब आते हैं डेफिनेशन पोजीशन पे। डेफिनेशन क्या बोल रही है? पहली हमारी एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन, एकोमोडेशन मतलब क्या, जहाँ आप रह रहे हो। कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई पार्ट है, अब वो रेसिडेंशियल हो नॉन रेसिडेंशियल हो, कुछ भी होता है। रेसिडेंशियल मतलब जहाँ आप रह रहे हो, नॉन रेसिडेंशियल मतलब आपने कोई दुकान खोल ली, कोई क्लिनिक खोल लिया आपने किराए पे लेकर के, ठीक। अब उसको लीज्ड आउट कौन करेगा, जाहिर सी बात है लैंडलॉर्ड करेगा। किसको करेगा, टेनेंट को। हम लोग रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड लीज्ड आउट करेगा टेनेंट को। अब इसमें क्या इंक्लूड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन में कि क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या इंक्लूड होगा, कोई भी ग्राउंड्स, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियाँ, कोई ओपन स्पेस है, गराज है, या सारी फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ ये आपकी इंक्लूड होती हैं। क्या इंक्लूड नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए अगर आप कोई लैंड दे रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। एकोमोडेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए अगर आप कोई लैंड देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है, ये याद रखना है। अब क्लॉज 2 बात करता है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट यहाँ पे हमेशा रिटेन एग्रीमेंट होगा, और वो एग्जीक्यूट कौन करेगा, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। एग्रीमेंट जो होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए दोनों से के ही। एग्जीक्यूशन, उसमें एग्जीक्यूशन मतलब साइन हमेशा उसका किसका होगा, लैंडलॉर्ड का, टेनेंट का, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट की गई है छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में, वो ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी आ रही है डेफिनेशन। हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर का मतलब क्या होता है, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर मतलब जो आदी हो गया हो डिफ़ॉल्ट करने में। कोई टेनेंट है वो फुल रेंट नहीं दे रहा है या कोई ड्यूज़ नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड्स को, और वो फेलियर, उसको हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर हम कब बोलेंगे, जैसे 12 महीने में उसने साल भर में कोई रेंट नहीं दिया है, और ये जो साल महीने जो रेंट नहीं दिया है इसने ये 3 या 3 से ज़्यादा बार ये चीज़ कर दिया हो, जैसे 1 साल नहीं दिया, दूसरे साल भी नहीं दिया, तीसरे भी नहीं दिया, चौथे भी नहीं दिया, लेकिन आराम से रह रहा है, तो ये कौन होगा, हैबिचुअल ऑफेंडर, ठीक है। अब लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब कौन होता है लैंडलॉर्ड, मेरा घर है, हमने किराए पे दिया है, मैं वो पर्सन हूँ जो रिसीव कर रही है, या मैं इंटाइटल्ड हूँ रिसीव करने के लिए रेंट मेरे एकोमोडेशन का, या कोई भी एकोमोडेशन। अगर चाहे तो हम अपने अकाउंट में ले रहे हों, या किसी के बिहाफ पे ले रहे हों, या किसी के बेनिफिट में ले रहे हों, ठीक है। जैसे ट्रस्टी बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए जो है रेंट ले रहा है, उसने एकोमोडेशन में किसी को रेंट दिया है, ऑन बिहाफ और फॉर बेनिफिट ऑफ अनदर भी हो सकता है, जैसे ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, किसी भी पर्सन का, तो वो कौन होगा, लैंडलॉर्ड। जो रिसीव कर रहा है या इंटाइटल टू रिसीव्ड है रेंट, रिसीव कर रहा है या इंटाइटल टू रिसीव है रेंट, वो होता है लैंडलॉर्ड। अब ओल्ड एक्ट, ओल्ड एक्ट मतलब छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ये वाला कौन सा है, 2011, ठीक है। अब रिपील्ड एक्ट भी देख लो, 8 क्लॉज है, अब 12 क्लॉज में क्या है, रिपील्ड एक्ट, तो उसमें भी यही चीज़ है, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, ठीक। अब इसका ये एक्ट नंबर जो है ये याद रखना, ये पूछता है, सिर्फ हम ये याद करके नहीं जाएंगे कि छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, नहीं, एक्ट नंबर क्या है, नंबर 51 ऑफ 1961, ठीक है। XL1 लिखते हैं ना, ऑफ 1961, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगी, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं होंगी यहाँ पे। सोशल न्यूसेंस, सोशल न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, जब टेनेंट कोई भी एकोमोडेशन को यूज़ करता है तो वो कोई भी एक्ट करता है जो शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में दिया है, वो सोशल न्यूसेंस होता है। अब हम जब शेड्यूल 4 पढ़ेंगे, जब चारों शेड्यूल जब हम पढ़ेंगे, और चारों शेड्यूल अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैं आपको वहाँ पे शेड्यूल 4 के सीरियल नंबर 10 में बताऊँगी कि सोशल न्यूसेंस क्या होता है। सोशल न्यूसेंस भाई आप समझ लो, घर दिया है रहने के लिए, लेकिन आप तो वहाँ अपना शॉप वो आप अपनी दुकानें खोल रहे हो, टेलरिंग कर रहे हो, ठीक है, क्लिनिक खोल लिया, हमने रहने के लिए घर दिया, ठीक है, गार्बेज पूरे घर में फैला रहे हो, कोई सफाई नहीं हो रही है, ठीक, ये सब सोशल न्यूसेंस है, तो ये हम पढ़ेंगे शेड्यूल 4 में, ठीक है। अब टेनेंट क्या होता है, टेनेंट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेनेंट मतलब जो पर्सन बाय whom और ऑन whose behalf रेंट इज पेबल,
एंड ऑल्सो इंक्लूड द पर्सन हु इज़ कंटिन्यूइंग इन द पोजिशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। मतलब जो रह रहा है, ठीक है, जो रह रहा है वो दे रहा हो या किसी के बिहाफ में दे रहा हो, और एंड ऑल्सो इंक्लूड्स द पर्सन जो कंटिन्यू है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। आप टर्मिनेट हो चुका है टेनेंसी, लेकिन उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, रह रहे हो, तो वो भी टेनेंट में ही आएगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और देखो, अनलेस डिक्री फॉर एविक्शन इज पास्ड, मतलब आप रह रहे हो टेनेंसी कंप्लीट होने के बाद, तो भी आप टेनेंट माने जाओगे जब तक आपका एविक्शन की डिक्री पास नहीं हो जाती। मान लो मैंने क्या किया कि अपने टेनेंट को हटाने के लिए कोर्ट में वो सूट फाइल की कोर्ट में, ठीक है, अब उसमें क्या है, जो एविक्शन की डिक्री है अभी तक आई नहीं है, तो भी अभी जब तक वो डिक्री पास नहीं हुई है एविक्शन की, तब भी वो आदमी टेनेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो उसका यही बोल रहा है। अब सेकंड क्या कह रहा है, अगर कोई पर्सन मर गया, डाइज, गिवन अंडर सबसेक्शन 1 जो अभी हमने पढ़ा, देन इन केस ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर हमने एकोमोडेशन दिया है, तो रेंट कौन देगा, उसकी सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, जो ऑर्डिनरीली उसके साथ रह रहे थे जब तक वो जिंदा था। इन केस ऑफ एकोमोडेशन अगर हमने कोई कॉमर्शियल पर्पस के लिए दिया है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, देन रेंट कौन देगा, वही सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, जो ऑर्डिनरी बिजनेस कैरी कर रहे थे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्लॉज 2, ये पूरा हमारा क्लॉज 2 सॉरी सेक्शन 2 डेफिनेशन पोर्शन ये कंप्लीट होता है। अब आ जाओ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोल रहे हैं, एग्जेम्पशन। हम इस एक्ट में कौन से एकोमोडेशन को हम एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को बिलोंग करती हो, या गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोटेड हो, या स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एग्जेम्प्ट किया हो। ठीक है, एग्जेम्पशन क्या है, बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट, या स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट बाय गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब आता है सेक्शन 4 टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, अब हमने क्या बताया था हम डेफिनेशन में, कि जो एग्रीमेंट होता है वो हमेशा रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, जो सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में था। ठीक, एग्रीमेंट हमेशा रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्जीक्यूट होना चाहिए बाय टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो अब टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 107 ऑफ टीपीए। 107 ऑफ टीपीए में कुछ भी लिखा हो उसे भूल जाओ। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, कुछ भी याद मत करो, कुछ भी मत याद करो, जो लिखा है उसको सब भूल जाओ। जो टेनेंसी एग्रीमेंट होगा वो राइटिंग में होना चाहिए। टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले कोई एग्रीमेंट बनाया गया है, अगर वो राइटिंग में था, तो आप रेंट कंट्रोलर को फाइल कर दो। जैसे मान लो कि ये एक्ट 2011 में आया है, उससे पहले हमने किसी को अपना एकोमोडेशन रेंट पे दिया, अब वो टेनेंसी एग्रीमेंट जो था राइटिंग में है, तो वो हम सीधे सीधे रेंट कंट्रोलर को फाइल कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं था, अगर मान लो वो ओरल एग्रीमेंट ही था, तो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट होगा जॉइंटली क्या करेंगे, राइटिंग में पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, राइटिंग में पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तब रेंट कंट्रोल को दे देंगे। ठीक है, अभी देखो पढ़ते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, एग्रीमेंट इन राइटिंग फाइल्ड बिफोर रेंट कंट्रोलर, नॉट इन राइटिंग देन शैल एंटर इन रिटन एग्रीमेंट एंड फाइल्ड द सेम बिफोर रेंट कंट्रोलर। अब उसमें भी एक तड़का है, क्या है, अगर दोनों जॉइंटली फेल हो जाते हैं फाइल करने के लिए, कॉपी प्रेजेंट करने के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट के लिए, तो वो सेपरेटली फाइल कर देंगे अपनी टेनेंसी। मान लो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोनों साथ में नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे, सेपरेटली फाइल कर दो। रेंट कंट्रोलर करेंगे चलो ठीक है आप लोग सेपरेटली फाइल करो ना, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो। ठीक है, ये था सेक्शन 4 हमारा
टेनेंसी एग्रीमेंट। अब सेक्शन 5 क्या कह रहा है? रेंट टू बी एज एग्रीड। रेंट वही होगा जो एग्री किया गया हो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच। हमने एग्री किया कि हम 7,000 रुपये महीना लेंगे, टेनेंट ने बोला ठीक है हम 7,000 दे देंगे, ठीक। रेंट एंड चार्जेस डिफरेंट होते हैं। देखो रेंट मतलब क्या होता है? जहाँ आप रह रहे हो अकोमोडेशन में, आप उसका पैसा दे रहे हो। लेकिन चार्जेस मतलब जैसे आप कोई मेंटेनेंस मांग रहे हो। अब जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जब फ्लैट्स होते हैं जो उसमें अगर मैंने अपना एक फ्लैट रेंट पे दे दिया तो उनसे हम रेंट लेंगे, ठीक है। लेकिन उस सोसाइटी में मेंटेनेंस के लिए उन्हें अलग से 5,000 रुपये देने पड़ेंगे साल के, ठीक है। तो ये होते हैं क्या आपके, ये होते हैं चार्जेस। तो रेंट में चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं, चार्जेस अलग ही होते हैं। तो यही बोल रहे हैं रेंट एंड चार्जेस आर डिफरेंट। दैट इज रेंट शैल नॉट इंक्लूड चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ मतलब जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके लिए। डेट अगर फिक्स्ड किया गया, अगर मैंने बोला कि आपका महीना जो स्टार्ट होगा 1 से ही, तो तब से ही हर 1 तारीख को मुझे रेंट मिलना चाहिए। अगर कोई डेट नहीं फिक्स है तब 15th डे ऑफ एवरी मंथ, 15 डे ऑफ एवरी मंथ आप रेंट पे करो, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन में विदिन 30 दिन के अंदर अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाएगी। ट्रिब्यूनल का मतलब जो आर्टिकल 323B जो हम पार्ट पढ़ते हैं ना 14A, आर्टिकल 323A एंड B, तो उसमें जो B है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है आर्टिकल 323B, उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी विद इन 30 डेज़ कि उसने एक ट्रिब्यूनल को कॉन्स्टिट्यूट किया है और उसका नाम होगा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। वो ऑफेंसेस, डिस्प्यूट्स, कंप्लेंट्स को ट्राई करेगी जो रेंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। इनका रेगुलेशन और जो कंट्रोल होगा टेनेंसी का, ये क्या मतलब कि टेनेंसी जो टेनेंसी के जो इश्यूज होंगे, उनके राइट्स, टाइटल, ऑब्लिगेशंस दोनों के जो होंगे लैंडलॉर्ड और टेनेंट को, उसको रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और मैटर्स रिलेटिंग टू टीपीए कंटिन्यूड अंडर रेलिवेंट लॉज बाय कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर कोई टीपीए से रिलेटेड मैटर है तो वो एज पर द लॉ मैटर्स चलेंगे, ठीक है, कंटिन्यूड अंडर रेलिवेंट लॉस बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक। अब आगे क्या बोल रहे हैं? अब आगे कह रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगी चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब जो चेयरमैन होगा वो रिटायर्ड जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, या तो और लिखा हुआ है एंड, और जो और होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एंड मतलब दोनों हैं, और मतलब या तो ये या तो ये, ठीक है। उनके लिए बता रही हूँ जिन्हें मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जो न्यू हैं टू दिस कंपटीशन एरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको? चेयरमैन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। अब वो चेयरमैन कौन होगा? या तो रिटायर्ड जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, और या तो सर्व कर रहे हो या रिटायर्ड हो डिस्ट्रिक्ट जज, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल, ठीक है, उसके बिलो नहीं होना चाहिए, या तो सर्विंग हो या तो रिटायर्ड हो। जो ट्रिब्यूनल है वो उसमें क्वालिफाइड मेंबर्स होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड मेंबर्स होने चाहिए जो ट्रिब्यूनल है। स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑल्सो अपॉइंट एन ऑफिसर एज द रजिस्ट्रार। अब एक तो चेयरमैन होता है, दूसरा रजिस्ट्रार होता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक रजिस्ट्रार को भी अपॉइंट करेगा। उसका जो रैंक होगा वो बिलो द सिविल जज कैडर 1 क्लास 1 से नहीं होना चाहिए, और या तो रैंक बिलो द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। ये याद रहना चाहिए। क्या क्या बोला? चेयरमैन, या तो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। और क्या बोला है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक रजिस्ट्रार जिसका जो मतलब जिसकी जो रैंक है वो नॉट शैल बिलो द कैडर ऑफ सिविल जज क्लास 1 और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ टू द स्टेट गवर्नमेंट।
अब क्या बोला कि 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें ये बोला कि जो ट्रिब्यूनल है उसका हेडक्वार्टर रायपुर में होगा। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अदर प्लेसेस को भी फिक्स कर सकती है ट्रिब्यूनल्स की। जो टर्म कंडीशन होंगी, जो सर्विस होंगे मेंबर्स और इनकी, ये कौन प्रेस्क्राइब करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। जो जुरिस्डिक्शन होंगी वो जुरिस्डिक्शन ऑल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन होंगी, ठीक है, एक्सेप्ट आर्टिकल 136 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 एंड 227 ऑफ हाई कोर्ट, और किसी अदर कोर्ट की नहीं होगी। जुरिस्डिक्शन कौन सी होगी? जो प्रिस्क्राइब करेगी स्टेट गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन भी सच प्रिस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड नो अदर कोर्ट्स एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट एंड 226 227 हाई कोर्ट। ये था हमारा सेक्शन 6। अब सेक्शन 7 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोल। रेंट कंट्रोलर की एस्टैब्लिशमेंट क्या है? एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ये याद रखना, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी वन और मोर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर एज रेंट कंट्रोलर। स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी? फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट रेंट कंट्रोलर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर के बिलो नहीं होना चाहिए, विद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा उनका? कौन बताएगा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगा कि कभी स्टेट गवर्नमेंट आए और आप लोग टिक कर दो, नहीं। जो स्टैब्लिशमेंट है रेंट कंट्रोलर की वो तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन उनका रैंक क्या होता है? नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर। और उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो कौन स्पेसिफाई करेगा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। रेंट कंट्रोलर जो होता है वो सबऑर्डिनेट होता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की, मतलब रेंट कंट्रोलर जो कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो होता है वो बड़ा होता है रेंट कंट्रोलर से, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 7। अब जो आगे के जो सेक्शन हैं, पावर फंक्शंस हैं और जो सेक्शन 14 तक हैं, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।